नमस्कार मित्रों, लिखने पढ़ने से जो सरोकार रखते हैं उनके लिए कुछ एक बातें हैं, बड़े विचारोत्तेजक मुद्दे हैं जिन्हें कुछ लेखकों ने उठाया है और वही मैं आपसे भी बांट रहा हूँ। आप ये महसूस करेंगे कि लेखक कभी न कभी जीवन के एक मोड़ पर टूटने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको उम्र के साथ ही जोड़ दें, जी अब बूढ़ी उम्र में क्या कोई लिखेगा, ये बात भी बिल्कुल गलत है। और ऐसे लेखक भी हमारे मध्य हमारे परिवेश में हुए हैं जिनकी उम्र 96 वर्ष भी थी, एक की 92 वर्ष भी थी। उनका लेखन निरंतर जारी रहा और उसमें कहीं भी कोई बासीपन या उम्र के प्रति कोई उदासीनता या किसी किस्म का कोई उद्वेग ऐसा व्यक्त उनकी रचनाओं में नहीं होता। लेकिन कुछ ना कुछ है जो तोड़ता है। कहीं ना कहीं लेखक का भीतर जब टूटता है, उसकी सृजनशीलता टूटती है, तो उसके अपने अपने कारण होते हैं। थोड़ा सा इन कारणों पे विचार कर लेते हैं। अब आप हेमिंगवे, उम्र तो अभी वो 60-62 साल की उम्र थी, आत्महत्या कर ली। और उससे पहले जब वो हताश रहने लगे, जब वो बहुत निराश हो गए थे, तो उनकी एक संबंधी थी, निकट संबंधी, उसको बेटी माना करते थे। उसने पूछा कि आप इतने क्यों बिखर रहे हैं? उसने कहा क्या करूं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी सृजनशीलता कुंठित हो गई है। अब जब मैं लिखने के लायक ही नहीं रहा, मैं हर बार कलम उठाता हूँ, हर बार कलम धोखा दे जाती है, कलम को मैं फेंक देता हूँ, नई कलम उठाता हूँ। रंग बदल बदल कर कलमों को उठाकर भी मैंने देखा है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो लिख ही नहीं पाता। जब जीवन इतना व्यर्थ है और मेरी पहचान सिर्फ लेखक के रूप में है, जब मेरी वो पहचान ही खतरे में है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ सृजनशीलता मेरे में आ नहीं पा रही, तो मैं जी के क्या करूँगा। और उसके कुछ दिनों के बाद ही श्रीमान जी ने अपनी शिकार वाली बंदूक से अपने आप को गोली मार ली। ऐसा बहुत सारे लोगों के पास हुआ, लोगों के साथ हुआ मित्रों। एक बड़े प्रख्यात लेखक शैलेश मटियानी, बहुत लिखा, इतना लिखा कि वो काफ़ी आंचलिक साहित्य का भी एक सशक्त हस्ताक्षर माने गए। और इसके अलावा हिंदी की जो नई कहानी थी उस पर भी उनको बड़ा विशिष्ट स्थान मिला। लेकिन एक पल ऐसा है, उनको लगा कि मैं अच्छी कहानी लिख नहीं पा रहा, मैं कुछ नहीं लिख पा रहा। और उन दिनों में एक दैव योगवश ये एक दुर्घटना भी उनके साथ घटी कि उनके बेटे की हत्या हो गई। अब वो डबल जो था, दोहरा एक आघात, एक ना लिख पाने का आघात और दूसरा ये आघात, दोनों आघात सहन करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। और आखिर ज़िंदगी के आखिरी पल उन्होंने कैसे बिताए, ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। और यही स्थिति स्वदेश दीपक की। स्वदेश दीपक जब थोड़ा सा ठीक हुआ तो उसने मैंने मांडू नहीं देखा जैसी सशक्त रचना अपने पाठकों को दे दी। लेकिन बाद में जब उसको लगा कि मेरी सृजनशीलता जो है वो कहीं ना कहीं कुंद हो गई है, और तब वो ऐसा गायब हुआ कि उसका आता पता ही नहीं चला। और अब तक मालूम नहीं है कि दीपक कहाँ है भी या नहीं भी, उसके बारे में कोई भी बात अंतिम रूप से नहीं कही जा सकती। हम लोग उसको आज भी जीवित मानते हैं, और उसको जब जीवित मानते हैं, जीवंत मानते हैं, तो उसकी अपनी जो जितनी भी उसकी होती है प्रक्रियाएं, उन सब के मद्देनज़र मानते हैं कि उसने जो लिखा, चाहे अश्वारोही था, चाहे अन्य उसकी रचनाएं थी, चाहे मस्खरे कभी नहीं रोते, ये सारी की सारी चीज़ें कैसे उसको बांध के रखती थी। और वो निरंतर उसमें एक जुझारूपन था। कोर्ट मार्शल इस बात की उसकी रचना, जिसका हमारे देश में 1006 बार मंचन हुआ। चंडीगढ़ जैसे नगर में जिसको 105 बार उसको मंचित किया गया, और हर बार नई मंडलियों ने उसको तैयार किया। और दिल्ली में, कलकत्ता में, कोई भी किसी भी हमारे देश में कोई भी ऐसा रंगमंच नहीं बचा था जहाँ पर स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल नहीं खेला गया। कोर्ट मार्शल कुछ एक मूल्यों को लेकर जो जीवशा उसमें है, लड़ने की एक ताकत है, और पूरी की पूरी व्यवस्था को चुनौती देने की जो ताकत है, इसने स्वदेश दीपक को ज़िंदा रखा।
उसको लिखते रहने के लिए मजबूर किया। लेकिन एक समय फिर ऐसा आया कि जब वो फिर रुग्णावस्था में लौट गया और उसके बाद उस डिमेंशिया की हालत से उबरने में उसको समय लगा, और जब समय लगा और जब समय बीता वो थोड़ा सा वापस लौटा तो उसने मैंने मांडू नहीं देखा जैसी अमर कृति दे दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप ये एक परिस्थितियों की एक परिकल्पना मान सकते हैं, आप किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे ज़िंदगी में हादसे जो है हमारे सामने होते हैं और लेखन की दुनिया में होते हैं। और आप ये मान के चलिए कि विशेष रूप से जब लेखक ये महसूस करता है कि अब उसके लेखन की अर्थवत्ता नहीं रही या वो लिख नहीं पा रहा, उस वक्त उसके मन में उद्विग्नता, बेचैनी, ये सारी की सारी चीज़ें दस्तक देने लगती हैं और उसके लिए जीना जो है और जीवन को आगे जारी रखना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मार्क्वेस की एक कविता है, कविता मैं जिक्र नहीं करूँगा, उसका एक उपन्यास है बहुत चर्चित, और इसमें मेमोरीज ऑफ माई मेलनकली ऐसा कुछ है उसका नाम, शायद मैं अधूरा नाम बोल रहा हूँ तो आप चेक कर लीजिएगा, मेमोरीज ऑफ माई मेलनकलीज। अब उसमें ये है कि वो थोड़ा सा उसमें विवरण देता है, बताता है खुद उसकी भूमिका में कि जैसे शरीर के अंगों का धीरे धीरे क्षरण होता रहता है। आपको लगता है कि आपके हाथ जो हैं वो काम नहीं कर रहे, आपको लगता है कि आपके घुटने जो है अब जवाब दे रहे हैं, आपको लगता है कि आप तेज़ गति से चलते रहने की जो अपनी पहचान है वो पूरी तरह खो चुके हैं, आप चलने में भी आपको दिक्कत आ रही है। जब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्षरित होती जाती हैं, धीरे धीरे उनका क्षरण होता जाता है, तो उस वक्त व्यक्ति चाहे वो कितना ही बड़ा विचारक हो, चाहे कितना बड़ा लेखक हो, वो टूटता है। अब सक्रियता की बात जहाँ तक है, उम्र का कोई इससे संबंध नहीं है। रविशंकर 92 साल की उम्र तक सितार बजाते रहे और उन्हें सितार का जादूगर माना गया और विश्व भर में उनके शिष्यों की भरमार थी। उनके शिष्यों में भारतीय भी थे, विदेशी भी थे और सभी तरह के लोग थे। खुशवंत सिंह, उनके लेखन से आपके तरह तरह के कई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन 96 की एज तक वो लेखन में सक्रिय बने रहे, ये बहुत बड़ी बात थी। पिकासो, विश्व का सर्वाधिक चर्चित पेंटर, चित्रकार, 92 वर्ष की आयु तक निरंतर पेंटिंग्स बनाता रहा, कोची लेकर अव्यक्त को व्यक्त करता रहा। उससे बड़ी बात और क्या होगी। तो सृजनशीलता जब तक उसमें कायम थी। ज़ोरा सहगल देख लीजिए, 100 वर्ष की उम्र बीत चुकी लेकिन फिर भी ऊर्जा बाकी है, और जब गई तो अचानक चली गई, वो बात अलग है, लेकिन उसने ऊर्जा का पीछा नहीं छोड़ा, ऊर्जा का दामन नहीं छोड़ा, पल्लू में पकड़े रखा और दुनिया भर को चुनौती देती रही कि देखो जीवन ये होता है, जीवन इस तरह जिया जाता है। और इस तरह मित्रों बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे एक पौधा है, उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, थोड़ी सी खाद चाहिए, और लेखक को क्या चाहिए, संवेदना, प्रोत्साहन और कुछ एक अच्छा सा माहौल। सादगी की बातें हैं तीनों, इसमें कोई भी वो अपने लिए एक बहुत बड़ा विला नहीं मांगता, लेकिन हमारा परिवेश इतना भी देने से मुनकिर हो जाता है। और मुनकिर जब होता है तो उस वक्त ये भी होता है कि बहुत सारे वैसे साहित्यकार जिनको हमने कालजयी तो पहले ही घोषित कर दिया था, लेकिन उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार देने में दशकों लग गए। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें पुरस्कारों की, सम्मानों की एक प्रक्रिया से गुजरती हैं, वो प्रक्रियाएं कवियों, साहित्यकारों, कलाकारों द्वारा तय नहीं की जाती, वो सरकारी तंत्र तय करता है। और जब एक प्रक्रियाएं बन जाती हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं सृजन जो है वो दम तोड़ने लगता है, सूखने लगता है। वैसे ही जैसे पौधे को खाद ना मिले, पानी ना मिले, और वैसे ही जैसे सृजनशीलता को संवेदना का सहारा ना मिले तो वो बिखराव में बदल जाती है। धन्यवाद दोस्तों।